गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म चैनल। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो ये हमारा सी टेट का जो है आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा सी टेट और एच टेट के लिए जो है हमारा नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है और इसमें आपको जो है फुल कोर्स करवाया जाएगा। और जो सोशल स्टडीज़ के लिए जो क्लासेस होती है वो मंडे टू सैटरडे 9 बजे होती है। और इसमें जो है एच टैट पीजीटी हिस्ट्री और जो है एच टैट पीजीटी सोशल साइंस के लिए भी जो है तैयारी करवाई जाती है। तो इन सब के लिए सी टैट ये जो एच टैट है इनके लिए जो है यहाँ पर जो है आपको फुल कोर्स करवाया जाएगा। और पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की क्लासेस होंगी, फ्री में आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योग्राफी का है। सोशल साइंस में जो है वो ज्योग्राफी भी आती है, तो उसमें जो ज्योग्राफी में हम आज देखेंगे मिनरल्स एंड मिनरल रिसोर्सेज की हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है मिनरल रिसोर्सेज होते हैं। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, तो सीटेट के लिए जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो सोशल स्टडीज़ की तैयारी करें स्टूडेंट्स तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो जो मिनरल्स होते हैं वो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक होते हैं। मेटेलिक मतलब धातु जिसे हम कहते हैं। तो धातु में भी जो है फेरस, नॉन फेरस और प्रीसियस जो है मेटल का यूज़ किया जाता है। तो जो मेटेलिक है तो एग्जाम से पूछा जाता है कि जो फेरस जो है वो जिस उस धातु को कहते हैं जिसमें कि आयरन होता है। तो इसमें आयरन और जो मैग्नीशियम होता है उसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। इससे आपको जो है ज़्यादा याद रहेगा अच्छे से। तो ये है फेरस जो होता है इस तो इट इंक्लूड्स आयरन और फॉर एग्जांपल आयरन और एंड द मैग्नीज इज द एग्जांपल ऑफ फेरस मेटेलिक। आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इनमें लोहे के तत्व होते हैं, ये धातु लोहे के तत्व होते हैं इसलिए इसको फेरस कहा जाता है। अब जो है नॉन फेरस में क्या होता है जिसमें लोहा नहीं होता है। Non-ferrous means that things don't contain iron, for example copper and lead and tin। तो जो नॉन फेरस के एग्जाम्पल है वो है लीड एंड टीन एंड कॉपर। तो ये मेटेलिक के ही टाइप्स हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटेलिक। फर्स्ट वन इन फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीसियस जो होते हैं मेटल, जिसमें हम बात करते हैं प्लेटिनम और सिल्वर और गोल्ड की हम बात करते हैं। तो इस तरीके से जो है मेटेलिक जो धातु होती है ये हमारा इम्पोर्टेंट मिनरल्स है। मिनरल्स का मीन्स जिसको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, घर की इमारत बनाने में हम जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है, तो हर चीज़ में जो कहीं ना कहीं हमें जो है मेटल की ज़रूरत होती है। इनके ज़रिए जो है प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये मेटेलिक चीज़ें होती हैं, तो इनको पहले पता होना चाहिए कि फेरस में आयरन होता है, तो इसलिए इसके एग्जाम्पल याद रखना। नॉन फेरस में जो है कॉपर लीड टिन होता है, इसमें आयरन नहीं होता है। तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर्स के जरिए याद रखना। और जो इम्पोर्टेंट मूल्यवान जो धातु होती है गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर, ये आप देख सकते हैं। तो ये मेटेलिक कहलाती है धातु होती है।
जिनसे हम एक पिन से लेकर जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, उनमें सभी में जो है इन धातु की आवश्यकता होती है। तो आगे देखेंगे कि ये जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये हमारे मिनरल रिसोर्सेज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, और जो है कहाँ से, और इनको कैसे प्राप्त किया जाता है और कहाँ पर ये मिल सकते हैं। मैंने जो है ज्योग्राफी के ऊपर जो है आपको जो है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में समझाया था, मतलब कि किस प्रकार से जो है हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। हमारी जो पृथ्वी है वो जो है बहुत सारी लेयर्स है, उसमें परतें हैं, और उनमें जो है चट्टानें हैं, और जो चट्टानें हैं वे जो है इन मिनरल्स से ही बनी, इन खनिजों से ही जो है हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। हमारी पृथ्वी में ही जो है ये सब चीज़ें मिलती है, आयरन, कॉपर, लीड, टीन, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड जो है ये चट्टानों से ही निकाला जाता है। और जो हमारी पृथ्वी है ये लेयर से बनी हुई है, चट्टानों से बनी हुई है। इसकी जो हम, तो आप जो है मेरी जो प्रीवियस क्लास है वो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से जो है जो पृथ्वी की लेयर्स होती है, मेंटल होती है, इनर कोर होती है, आउटर कोर होती है, क्रस्ट होती है, ये पृथ्वी की लेयर्स होती हैं। और ये चट्टानें होती हैं जो कि अलग अलग मिनरल्स से मिलकर बनी होती है। मतलब इन मिनरल्स का जो मिश्रण होता है उनसे जो है पृथ्वी की लेयर्स बनी हुई होती है। तो इस प्रकार से हम उनको जो है मेटेलिक यानी जो धातु होती है उनके रूप में हम इनको बोलते हैं। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक की बात करते हैं बाद में। अब देखते हैं नॉन मेटेलिक यानी गैर धातु, जिस जो धातु नहीं होती है। तो नमक हो गया, और जो स्टोन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, लाइमस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, तो ये सभी जो है नॉन मेटेलिक होते हैं, गैर धातु होते हैं। तो इसमें आयरन नहीं होता है, तो नॉन मेटेलिक में ये आता है। आप ये पिक्चर्स देख सकते हो, ऐसा से आपको एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छे से जो है याद रहेगा कि नॉन मेटेलिक में मिक्का, सॉल्ट, ग्रेनाइट और लाइमस्टोन ये सब कुछ आता है। ये जो पत्थर के टाइप्स होते थे वो नॉन मेटेलिक में आते हैं। अब एनर्जी मिनरल्स की बात करें तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस जो होती है वो हमारे एनर्जी मिनरल्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल की में एनर्जी मिनरल्स के बारे में कल बात करेंगे। आज हम सिर्फ जो है मिनरल्स रिसोर्सेज की बात करेंगे, एनर्जी मिनरल्स की बात करेंगे। आज जो है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक की बात कर रहे हैं। नॉन मेटेलिक जिसमें कोई धातु नहीं होती है, और सॉल्ट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, पत्थर जो आप दे सकते हैं पिक्चर्स इधर। तो याद रखना एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चंस कि नॉन मेटेलिक क्या होता है। तो इसमें सॉल्ट, ग्रेनाइट, और इसमें कोई धातु नहीं यूज होती है, या पिक्चर्स देख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो है ये अलग अलग जो धातु है, मिनरल्स रिसोर्सेज जो हमारे खनिज होते हैं उनमें हम धातु जो होती है वो कहाँ पर मिलती है, इस पर देखते हैं कि जो हमारी आग्नेय और तांत्रिक चट्टानें होती हैं, अलग अलग जो पृथ्वी की परतों में जो चट्टानें होती हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया। तो एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो टीन होता है, तांबा होता है, जस्ता होता है, ये सीसा, ये हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये एग्जाम से पूछा जाता है। तो टीन, तांबा, जस्ता, सीसा। टीन, तांबा आपको पता चल गया है, इसमें जो है लोहा नहीं होता है शामिल, इसलिए इसको नॉन फेरस कहते हैं। तो एलो है धातु जिसको हम कह सकते हैं। और जो ये कहाँ पर पाई जाती है, ये जो आग्नेय और कांतरित चट्टान होती है वहां पर इनको प्राप्त किया जाता है। फिर अवसादी चट्टानों की बात करें तो अवसादी चट्टानों से क्या क्या मिलता है, कोयला मिलता है, लोहा, जिप्सम, पोटाश नामक नमक, सोडियम नमक, ये सब हमें जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो कई बार सोर्सेज भी पूछ लेते हैं कि टीन, तांबा, जस्ता, सीसा जो है कौन सी चट्टानों से हमें प्राप्त होता है। तो आप याद रखना आग्नेय और कांतरित चट्टानों से। और जो होता है लोहा, जिप्सम, पोटाश नमक, सोडियम नमक, ये हमें जो है अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। और स्थायी
चट्टानों के जब अपघटन होता है तो वहाँ से हमें जो है बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। तो एकमात्र सोर्स है जहाँ से जो है बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। बॉक्साइट की प्राप्ति वो है सही चट्टानों के अपघटन द्वारा हमें बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। तो ये इम्पोर्टेंट धातु है जो कि हमें सभी चट्टानों से प्राप्त होती है और इनका इस्तेमाल हम जो है घर बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेटेलिक क्या होता है, नॉन मेटेलिक क्या होता है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो लेट्स सी दिस इन इंग्लिश। तो इन द इग्नियस एंड द मेटाफोरिक रॉक्स में आपको मिलेगा, तो you will find there tin, copper, zinc, lead, etc. In igneous and the metaphoric rocks, you will find tin, copper, zinc, lead there. And next, in the sedimentary rocks, you will find there coal, iron ore, gypsum, potash, salt, and sodium salt are minerals found in the sedimentary rocks. And by decomposition of surface rocks, there you will find uh, bauxite. So this is how bauxite is formed by decomposition of surface rocks. तो जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है उसका जिस प्रकार से जो टूटती है, विघटन होता है, तो by decomposition of surface rocks the bauxite is formed. तो इस तरीके से जो है ये धातुएं हमें प्राप्त होती हैं। तो आपको मेरी जो ज्योग्राफी के ऊपर मैंने जो प्रीवियस क्लास ली है जिसमें इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के ऊपर है ज्योग्राफी की, आप वो भी जाके देखिए क्योंकि जो पृथ्वी की लेयर्स को समझना इम्पोर्टेंट है। जो पृथ्वी की अलग अलग लेयर्स हैं वो इन्हीं धातु से बनी हुई है, इन धातु के कंपोजिशन से ही मिलकर बनी हुई है, तो उनको समझना जरूरी है। और आगे देखते हैं और धातुएं हमें कहाँ कहाँ कर प्राप्त होती हैं। जलोढ़ निष्पेक्ष के रूप में यहाँ पर जो है सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनियम आदि की प्राप्ति होती है। तो जलोढ़ निष्पेक्ष के रूप में एक खनिज घाटी के तल की रेत और पहाड़ियों के आधार पर पाए जाते हैं। इन पर जो है प्लेसर जमा हो जाता है। उदाहरण के लिए जो है सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट सोना, चांदी, प्लेटिनम ये जलोढ़ निरपेक्ष निक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होती है। और समुद्र के पानी में से हमें क्या मिलता है, तो हमें उनसे जो है समुद्र के पानी में नमक मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, ब्रोमीन मिलता है। तो ये सब समुद्र के पानी से हमें प्राप्त होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए तो मैग्नीशियम और ब्रोमीन, तो ये जो है धातु हमें जो समुद्र के पानी से प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स आप इनको जो है ध्यान रखना। अब इसी को जो देखते हैं, एलुवियल जो डिपॉजिट्स होता है, दिस मिनरल्स आर फाउंड इन द सैंड ऑफ द वैली। यहाँ पर यू विल फाइंड देयर गोल्ड, सिल्वर, टीन, प्लैनेटम एक्सेट्रा। तो यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ पॉइंट्स को। तो जो है जलोढ़ निक्षेप जिसको हिंदी में बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स में आपको क्या है, you will find there gold, silver, tin, platinum, etc. And in sea water, you will find there most of the minerals in sea water are dispersed to be of economic importance. तो उनके जो हम रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं सी वाटर से, उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है। और यहाँ से हमें प्राप्त होता है सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन are obtained from the sea water. So these are the sources from where we can get metallic minerals.
So here I have talked about how to obtain minerals from sources. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो चूना पत्थर होता है ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन जो है कहाँ पर होता है ये पूछा जाता है। तो आंध्र प्रदेश में जो है इसका जो नहीं, आंध्र प्रदेश में होता है 16% इसका जो है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। चूना पत्थर हमें आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। तो जो चूना पत्थर ये हमें जो है आंध्र प्रदेश में 16% मिलता है, मध्य प्रदेश में 15%, राजस्थान में 15%, गुजरात में 11%, तमिलनाडु में 9% और अदर्स को मिला के जो है बाकी का जो है 30% होता है, यानी बाकी स्टेट्स को मिला के 34% हमें जो है प्राप्त होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि जो चूना पत्थर का जो है कहाँ से जो है प्रोडक्शन इसका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश में भी होता है और ये बाकी कहाँ कहाँ पे चूना पत्थर हम प्राप्त कर सकते हैं, ये हम मध्य प्रदेश में प्राप्त होता है, राजस्थान में भी, गुजरात में भी, तमिलनाडु में भी और आंध्र प्रदेश में भी इसको प्राप्त किया जाता है। और तांबा और बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो ये पूछा जाता है। तो तांबा जो हमें राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त होता है, तो जो तांबा होता है जिसको कॉपर कहते हैं, तो राजस्थान में इसका जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो हमें तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी जिले से प्राप्त होता है। और ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। 42% जो है ये हमें यहाँ से प्राप्त होता है राजस्थान से, और मध्य प्रदेश में भी जो है कॉपर प्राप्त होता है और मध्य प्रदेश में इसका परसेंट 58 है। तो यानी कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तांबे का। यानी तांबे की दो स्टेट्स हैं, राजस्थान का खेतड़ी और मध्य प्रदेश, यहाँ से हमें कॉपर प्राप्त होता है। सिर्फ यही दो जगह है जहाँ से हमें जो है तांबा प्राप्त होता है। 42% हमें राजस्थान से और मध्य प्रदेश से हमें 58% प्राप्त होता है। तो तांबा का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। बॉक्साइड, अब जो बॉक्साइड है ये कहाँ कहाँ में प्राप्त होता है, ये हमारी जो धातु है, ये हमारा जो मेटलिक रिसोर्सेज है, मेटलिक मिनरल रिसोर्सेज है। और जो बॉक्साइड है, बॉक्साइड ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, इसका कहाँ कहाँ पर उत्पादन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महाराष्ट्र में जो है 11% उत्पादन होता है, झारखंड में 14%, गुजरात में 17%, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा। तो याद रखना कि जो बॉक्साइड है जो स्थायी चट्टानों के विघटन से इसकी प्राप्ति होती है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस, दिस इज हाउ बॉक्साइड इज फॉर्म्ड। तो ये प्रोसेस है बॉक्साइट बनने की, और जो बॉक्साइट है ये सिर्फ उड़ीसा से ही ज़्यादा प्राप्त होता है 45%। तो उड़ीसा में जो हमें बॉक्साइट है ज़्यादा मिलता है, यानी तांबा जो है वो मध्य प्रदेश से ज़्यादा प्राप्त होता है और जो बॉक्साइट है वो हमें उड़ीसा से ज़्यादा प्राप्त होता है। अदर जगह पे भी होता है लेकिन इनका प्रतिशत काफ़ी कम है। तो बॉक्साइट जो है महाराष्ट्र में 11, झारखंड में 14, गुजरात में 17 और अदर्स में को मिलाकर 13% प्राप्त होता है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है कि बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो उड़ीसा में होता है। अब हम बात करेंगे मैग्नीज का उत्पादन कहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ये मैग्नीज इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि कहाँ से हमें मैग्नीज ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो राज्यवार हिस्सेदारी से देखें तो जो मैग्नीज का उत्पादन है वो उड़ीसा में जो है 33% है, मध्य प्रदेश में 22% है और जो कर्नाटक है यहाँ पर 15% है। तो और बाकी स्टेट्स को मिला के 30% है। तो आप देख सकते हैं कि उड़ीसा में जो है
बॉक्साइड और जो मैग्नीज है उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हमें उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो बॉक्साइड और जो मैग्नीज की प्राप्ति होती है वो उड़ीसा से ज़्यादा होती है। अब देखेंगे इनको निकालने की प्रक्रिया कि जो हमारे पास जो मेटेलिक मिनरल रिसोर्सेस होते हैं, तो हाउ वी प्रोक्योर फ्रॉम द अर्थ। तो देखते हैं। तो पृथ्वी की सतह के नीचे जो चट्टान मैंने बताया है, आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी आप, द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है चट्टानों से हुआ है, मेंटल क्रस्ट, इनर कोर, आउटर कोर, और ये चट्टान है जो ये जो है धातुओं से बनी हुई है। इनके अलग अलग मिश्रण को मिलाकर जो है धातुओं का इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी की सतह के नीचे जो चट्टानों से जो है खनिजों को निकालने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो देखते हैं। तो पृथ्वी की सतह के नीचे दबी चट्टानों से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को जो खनन कहा जाता है, ये पहले पता होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि खनिजों को कैसे जो है बाहर निकाला जाता है पृथ्वी की सतह से। ये एग्जाम से पूछे भी गए हैं कि क्या कहलाया जाएगा कि पृथ्वी के नीचे दबी चट्टानों से जब खनिजों को निकाला जाता है तो उस प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। और सतह की परत को जब हटाकर यानी उथले गहराई पर पड़े खनिजों को बाहर निकाला जाता है तो इसे ओपन कास्ट माइनिंग के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन याद करना पड़ेगा आपको कि खनन की प्रक्रिया, खनन किसे कहते हैं और ओपन कास्ट माइनिंग किसे कहते हैं। जब पृथ्वी के नीचे दबी चट्टानों को से निकाला जाता है खनिजों को तो उसको खनन कहते हैं। लेकिन जब सतह की ऊपरी परत की हम जब ऊपरी परत को जब हटा दिया जाता है तो हम इसमें जो है सतह की ऊपरी परत को हटाते हैं और यहाँ पर जो है खनिजों को बाहर निकालते हैं। इसे ओपन कास्ट माइनिंग के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं आगे। तो ये खनिजों को निकालने के लिए प्रोसेस है, इनके नाम जो है एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको ये नाम याद होने चाहिए। सेकंड नाम ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में आपको नाम याद होना चाहिए। तीसरा, गहरे छेद करके जिससे हम खनिज निकालते हैं जिसे साफ्ट कहा जाता है। तो जिसे साफ्ट कहा जाता है वो गहरे छेद को बड़ी गहराई पर किया जाता है और इसलिए वहाँ जमा खनिजों को निकालने के लिए किया जाता है। इसे जो है शाफ्ट खनन कहा जाता है। इसमें जो है बहुत गहराई तक छेद किया जाता है, गहरे छेद किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में खनिजों को पृथ्वी की जो सतह होती है वहाँ से जो है हमें जो धातु निकालनी है, निकालने के लिए इन प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। तो उसे जो है गहरा छेद करना पड़ता है, उसको साफ्ट खनन कहते हैं। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पृथ्वी की सतह से काफ़ी नीचे होते हैं। देखिए, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैसेस होती हैं ये हमारे डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि इनकी ये धातु हमारी लाइफ में जो है घर बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए होती है। तो इनको निकालने के लिए जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को निकालने के लिए पृथ्वी की ये काफ़ी नीचे होती हैं। तो इसके लिए जो गहरे कुओं खोदे जाते हैं जिसको बोर भी कहा जाता है, जहाँ गहरे कुएं का इस्तेमाल करके इसे ड्रिलिंग कहते हैं। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को निकालने की प्रक्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। तो ये प्रोसेस है कि हम किस तरीके से जो है जो हमारे मिनरल्स हैं, मेटेलिक मिनरल्स, हम उनको किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं, उनके नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम्स में जो है नाम पूछ लिया जाता है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए हम ड्रिलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब जो सतह के पास मौजूद खनिज होते हैं तो उस प्रक्रिया को हम जो है उत्खनन कहते हैं। सतह के पास मौजूद खनिजों को उत्खनन के रूप में जाने वाली प्रक्रिया द्वारा आसानी से जो है खोदा जाता है। तो सतह के पास जो बिल्कुल पास खनिज मौजूद होते हैं तो वहां से उस खनिज को निकालने की प्रक्रिया को उत्खनन कहते हैं। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है। उत्खनन, खनन, ओपन कास्ट माइनिंग, ड्रिलिंग, ये हमारी प्रोसेस है जो एग्जाम्स में पूछी गई है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। जो भी मैं आपको ये टॉपिक करवा रही हूँ आज, ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज में ज्योग्राफी आती है
और ज्योग्राफी का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इससे जो है आपका इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि पृथ्वी, हमारी पृथ्वी का निर्माण ही जो है परतों लेयर से हुआ है, चट्टानों से हमारी पृथ्वी बनी हुई है। और वो चट्टानें किससे बनी हुई है? वे चट्टानें जो है महत्वपूर्ण धातुओं से बनी हुई है। तो अब हमें जो है इन धातु की आवश्यकता होती है ताकि हम अपनी लाइफ में इनका इस्तेमाल कर सकें। तो इनको निकालने के लिए हम जिन जिन प्रक्रिया का फॉलो करते हैं उनका नाम एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह के बिल्कुल पास है, खनिज निकालने को उत्खनन कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स यहाँ पर। तो इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। तो माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग minerals from rocks buried beneath the earth's surface. The second process, minerals lying at shallow depth are removed by removing the surface layer. तो जो मिनरल्स हम जो है सरफेस लेयर को रिमूव करते हुए प्राप्त करते हैं, तो दिस इज नोन एज द ओपन कास्ट माइनिंग। तो रिमूव करना लेयर्स को, उससे हम जो है by removing the surface we can get minerals, and this process is called as open cast mining. And when we do deep holes, and these deep holes also called as shafts, have to be made to access minerals located at great depths. तो दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। तो हमें यहाँ पे जो शाफ्ट माइनिंग में हमें जो है गहरे छेद करने पड़ते हैं, होल्स के जरिए हम मिनरल्स की प्राप्ति करते हैं। तो डीप होल्स जब हम पृथ्वी के अंदर करते हैं, तो डीप होल्स की प्रोसेस को याद करना शाफ्ट माइनिंग कहलाता है। एंड वी गेट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस to drill deep wells. Bores are made, and this process is called drilling. So by drilling we can get petroleum, natural gases. And the next process is the coring. The coring process is important. The minerals present near the surface are easily dug out by प्रोसेस नोन एज द क्वेरिंग। तो जो क्वेरिंग है, जिसको उत्खनन कहते हैं, उसके जरिए हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये प्रोसेस याद रखना कि माइनिंग होती है तो और जिसमें डीप होल्स के जाते हैं उसको शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। और ड्रिलिंग में जिसमें जो पेट्रोलियम गैस निकालने के लिए डीप वेल्स बनाए जाते हैं, एंड जो मिनरल्स नियर द सरफेस होते हैं उसके लिए हम जो है क्वारिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोसेस आप इसके नोट्स रेडी रख लेना, अपना वन वर्ड में जो है बना लेना इस तरीके से कि जो माइनिंग क्या होता है, और व्हाट इज सॉफ्ट माइनिंग, व्हाट डू मीन बाय क्वारिंग माइनिंग प्रोसेस, ड्रिलिंग। तो ये सब प्रोसेस है जिसके जरिए हम जो है अपने जो महत्वपूर्ण खनिज है उनकी प्राप्ति करते हैं। अब क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में देखते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी मैंने इंक्लूड किया है साथ के साथ। वे खनिज जो धात्विक होते हैं यानी धातु होती है उनमें, लेकिन उसमें लोहे का अंश नहीं होता है, जिसको हम अलोह धातु भी कहते हैं। तो वे क्या है? तो वो जो है हमारा कॉपर है और बॉक्साइड है, जिसमें क्या है, ये धातु तो है, कॉपर और जो बॉक्साइड है ये धातु तो है, लेकिन इसमें लोहा नहीं होता है। तो एग्जाम्स में जो हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है ये इम्पोर्टेंट है, इस पर फोकस करना स्टूडेंट्स। और जो मैंने प्रीवियस क्लास ली है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ वर्थ, वो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप इन दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कॉपर जो है मध्य प्रदेश में ज़्यादा प्राप्त होता है, 58% कॉपर जो है मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है, और राजस्थान से जो है
42% जो हमें तांबा है वो मिलता है राजस्थान से। और जो बॉक्साइड है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो उड़ीसा से ही होता है। और बॉक्साइड इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिंग ऑफ द सरफेस। तो इस तरीके से है जो है ये जो होता है तो कॉपर एंड द बॉक्साइड्स are the minerals that are both metallic and the non-ferrous are. तो जो एलोहे होता है यानी जिसमें लोहा नहीं होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन फेररस। और इसमें आपको नाम याद रखना कॉपर बॉक्साइड। मैंने स्टार्टिंग में आपको जो पिक्चर्स के जरिए आपको समझाया है उसमें लिखा हुआ है पहले ही कि जो हमारी धातु भी होती है लेकिन इसमें कॉपर और बॉक्साइड में जो है लोहा नहीं होता है, इसलिए इसको एलोहा हिंदी में और इंग्लिश में इसका नाम नॉन फेररस होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है आपको समझाने के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। तो मैं आपको जो कंसेप्ट समझाती हूँ वो एमसीक्यू क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर ही समझाती हूँ ताकि जो है आपका टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं जो धात्विक खनिज होते हैं वो क्या होता है, वो एक या एक से अधिक जो है जो हमारी धातु होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। जबकि जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनमें है जो कोई भी धातु देखने को नहीं मिलती है। जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनमें जो है रासायनिक तत्व होते हैं जो आमतौर पर धातु के गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारे धात्विक खनिज हैं और जो जिसमें कि जो हमारे नॉन मेटेलिक खनिज है मिनरल्स हैं अधात्विक जिसमें लोहा नहीं होता है, उसमें तांबा बॉक्साइड और टीन होता है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा जो हमारे मेटेलिक मिनरल्स हैं जिसको हिंदी में धात्विक खनिज कहते हैं, इसमें क्या होता है ये जो धातुएं होती हैं जैसे कि हम गोल्ड का हार बनाते हैं तो उसमें भी जो है 24 कैरेट का कोई भी जो है हमारा जो है वो हार नहीं बनता है क्योंकि क्योंकि अगर हम सिर्फ गोल्ड से ही उसको बना देंगे तो वो सॉफ्ट होता है वो टूट जाएगा। इसलिए 22 कैरेट का जो है उसमें गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी जो 2% होता है वो अन्य जो हमारी धातु होती है उसके मिश्रण से बनाया जाता है। तो हमारी जो मेटेलिक होता है मिनरल्स होता है इसमें जो है एक धातु के साथ साथ अन्य धातुएं भी शामिल होती हैं, लेकिन जिसमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स में जो होता है उसमें कोई भी धातु नहीं होती है। और जो हमारी धातु भी होती है लेकिन उसमें लोहा नहीं होता, वो तांबा बॉक्साइड और टीन होते हैं। तो metallic minerals are composed of one or more metallic elements, whereas non-metallic minerals don't contain any metal elements. Instead, they consist of chemical elements. केमिकल एलिमेंट्स होते हैं हमारी जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल मैंने दिए थे सोल्ट और ग्रेनाइट्स और लाइमस्टोन जो होते हैं वो सभी हमारे जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स में इंक्लूड होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये टॉपिक ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स में जो है कोई भी जो है मेटेलिक नहीं होएगा, उसमें सॉल्ट और ग्रेनाइट आता है। लेकिन जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो मेटेलिक का यू एलिमेंट्स शामिल होते हैं। और जो मेटेलिक मिनरल्स होता है ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है फेरस जिसमें लोहा होता है और एक होता है नॉन फेरस एलोय जिसमें कॉपर बॉक्साइड और टीन ये धातु तो है, ये मेटेलिक मिनरल्स तो है लेकिन जो है इसमें क्या शामिल नहीं है, इसमें लोहा नहीं होता है।
तो ये इस तरीके से आपको ये समझना है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बता दिया है। जो हमारे गैर धातु खनिज होते हैं उनके एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है। गैर धातु खनिज जिसमें धातु होते ही नहीं है और इसका निर्माण जो है केमिकल कंपोजिशन से होता है। और इसका एग्जाम्पल नमक हो गया, कोयला हो गया, मिट्टी हो गई। तो ये हमारे गैर धातु खनिज के एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट आर द sources of non-metallic minerals। तो these are नमक, कोयला एंड अभ्रक एंड मिट्टी। तो अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो नॉन मेटल्स आर मिनरल्स which don't serve as the raw material for the extraction method. The group of non-metals is of great economic significance. Examples are salt, coal, and mica and clay. So these are the examples of non-metals, minerals. नोट डाउन कर लीजिए। तो नॉन मेटल मिनरल्स आर सोल्ट, कोल एंड मिका एंड क्ले। जो लोह खनिज धात्विक खनिज होते हैं जिनमें लोहा होता है, तो मैग्नीज और लोहा में लोहा होता है, जबकि अलोह खनिज इसको हिंदी में बोलते हैं। ये धातु तो होती इसमें लेकिन लोहा नहीं होता है। तो सोना हो गया, बॉक्साइड और तांबा, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये आपको फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है यहाँ से किस जो है खनिज के लिए जाना जाता है। अगर किसी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता हो कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला में से किस खनिज की प्राप्ति होती है और सिर्फ यहीं से उसकी प्राप्ति होती है, अगर स्टूडेंट्स आप इसका आंसर जानते हैं तो यू कैन राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। तो यहाँ से हमें जो है पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर विच मिनरल्स। द राइट आंसर इज डायमंड। तो यहाँ से डायमंड की प्राप्ति होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो झामेर कोटरा है राजस्थान में, ये यहाँ से किस खनिज की प्राप्ति होती है। तो झामेरा कोटरा इज फेमस फॉर विच मिनरल्स इन राजस्थान। तो ये जगह भी पता होनी चाहिए आपको। जो झामेर कोटरा जगह ये राजस्थान में है और यहाँ से कौन से खनिज की प्राप्ति होती है। अगर स्टूडेंट्स को आपका आंसर पता है तो आप है आंसर जो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो है यहाँ से हमें जो है रॉक फास्फेट की प्राप्ति हमें यहाँ से होती है। जो झामेर कोटरा खदान है भारत में जो फास्फेट का सबसे बड़ा भंडार है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि जो फास्फेट है वो सबसे ज़्यादा हमें राजस्थान की जगह है झामेर कोटरा से यहाँ से प्राप्त होती है। ये राजस्थान उदयपुर जिले में है। ये जो झामेर कोटरा जगह है ये राजस्थान के उदयपुर में है। तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। तो ये कंटेंट इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने नोट्स इंग्लिश में बनाना चाहते हैं। तो वी गेट रॉक फास्फेट फ्रॉम झामेर कोटरा माइंस which is located in the Rajasthan, and Jamer Kotra huddled in the Aravalli range, and it is situated in the Udaipur district of Rajasthan, and it is only the commercially exploitable rock। सिर्फ यही से जो है हम जो फास्फेट की प्राप्ति कर सकते हैं। राजस्थान में और जो खनिजों का उत्पादन होता है राजस्थान से
तांबे की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यहाँ से हमें सीसा प्राप्त होता है, जस्ता प्राप्त होता है, गार्नेट प्राप्त होता है, कैल्साइट, जिप्सम, बाल क्ले, फ्रिट्स, रॉक फास्फेट। इस तरीके से हमें जो है ये चीजें जो है राजस्थान से प्राप्त होती हैं, जिनमें ज्यादा उत्पादन इन चीजों का जो है, इन खनिजों का ज्यादा उत्पादन राजस्थान से ही होता है। The minerals in production of which Rajasthan holds the monopoly in the country are lead, zinc, ore, selenite, garnet। तो इस तरीके से जिप्सम, ये हैं जो कैल्साइट, कैल्साइट हो गया, जिप्सम हो गया, बाल क्ले हो गया, फेल्डस्पार हो गया, रॉक फास्फेट हो गया, स्टीलाइट हो गया, लाल गेरू हो गया, रेड और हो गया। तो ये सब जो मिनरल्स हैं यहाँ राजस्थान से जो है इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। राजस्थान को यहाँ इस इतने ज़्यादा जो रिसोर्सेज जो है मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको जो है मिनरल्स म्यूजियम, खनिज संग्रहालय भी कहा जाता है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस जो है भारत के राज्य को जो है अ, खनिजों का म्यूजियम कहा जाता है, तो राजस्थान का नाम याद रखना। जिन स्टूडेंट्स को ये पता था कि राजस्थान को जो है खनिज संग्रहालय भी कहा जाता था, वो जो है चैट बॉक्स में लिख सकते थे। जिन स्टूडेंट्स को ये मालूम था कि राजस्थान को जो है खनिज जो है खनिज का संग्रहालय भी कहा जाता है। मैंने बताया ना, यहाँ से ज़्यादा मात्रा में जो है राजस्थान से ही खनिजों की प्राप्ति होती है। खनिज यहीं से राजस्थान का जो है उपलब्धता की दृष्टि से दूसरा स्थान है। देश में जो है चांदी, कैल्साइट, जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान से ही होता है। यानी जिप्सम हो गया, कैल्साइट और चांदी, ये सिर्फ जो है राजस्थान से ही हमें सिर्फ इनको यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। चांदी, कैल्साइट और जिप्सम को राजस्थान में मैंने अभी बताया जो बोल क्ले हो गया, लाल गेरुआ हो गया, पिल्सपेर, ये जो अभी मैंने बताए थे, ये सभी इनका उत्पादन यही राजस्थान में ही होता है। तो इस कारण इसको जो है राजस्थान को खनिज संग्रहालय कहा जाता है। तो तो आपकी कल जो है एनर्जी मिनरल्स पर क्लास होगी स्टूडेंट। तो लेट्स सी दिस इन इंग्लिश। राजस्थान इज आल्सो कॉल्ड मिनरल्स म्यूजियम। Rajasthan has second position in terms of mineral availability. The almost entire production of silver, calcite, and gypsum in the country comes from Rajasthan. And Rajasthan is also the leading producer of ball clay, phosphorite, and steelite। तो इस तरीके से जो ये मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स, मोस्टली आर अवेलेबल इन राजस्थान। अब ये जो प्रक्रिया पूछी गई एग्जाम्स में, यहाँ आप बताइए इसका, मैंने ये आपको समझा है कि हम खनिजों को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रोसेस मैंने बताई है। खनिज जो सतह के बिल्कुल पास होते हैं, उन्हें किस प्रक्रिया से आसानी से निकाला जा सकता है। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज। तो इसको किस प्रक्रिया से जाना जाता है, जो खनिज सतह के बिल्कुल पास होते हैं और उन्हें आसानी से, मतलब हम खोद के आसानी से निकाल सकते हैं, इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? ये आपको चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखना स्टूडेंट्स। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कंसेप्ट कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है उत्खनन। इसका आंसर है उत्खनन है। इसको
तो ये बाकी मैंने आपको प्रोसेस समझा ही दिया है, जिसको इंग्लिश में उत्खनन को इंग्लिश में जो है कोरिंग कहते हैं। ये आप याद रखना, इंग्लिश में इसका नाम डिफरेंट है, हिंदी में उत्खनन कहते हैं और इंग्लिश में इसका कोरिंग कहते हैं। तो जो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस ये मैंने समझा दिया आपको, किस किस तरीके से जो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस, उसको माइनिंग कहते हैं। मिनरल्स दैट लाई एट depth are taken out by removing the surface layer. This is known as the open cast mining, and deep holes is created to get minerals is called the shaft mining. तो इस तरीके से जो है आप जान सकते हैं shaft mining क्या होता है। ये प्रोसेस मैंने आपको डिस्कस किया पहले भी। और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए जो हम ड्रिलिंग करते हैं और जो पास में खनिज होते हैं उस प्रक्रिया को हम उत्खनन कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो वी गेट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस बाय ड्रिलिंग प्रोसेस इन विच वी create deep wells to take petroleum natural gas out. So this process is called drilling. उड़ीसा में लोह एस्डेस में होता है। तो हम इन ओडिशा आयरन और आर लोकेटेड इन, कोई स्टूडेंट इसका आंसर जानता है तो बता सकता है। तो उड़ीसा में जो मयूरभंज और केंदुझार, जिसको क्योंझर जिला भी कहते हैं, लोह एस की जो है प्राप्ति होती है यहाँ से। और पारादीप बंदरगाह से यहाँ पर जो है लोहे एस का निर्यात किया जाता है। तो उड़ीसा में जो है ये मयूरभंज और केंदुझार district form a belt of iron, and high grade iron ore is exported from these sites via Paradip port. भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये आपको याद हो गया होगा, उड़ीसा में ही इसका सबसे ज्यादा जो है उत्पादन होता है। The Odisha is the largest state produced bauxite, which accounts for over half of India's total output. 45%, हाफ आउटपुट हो गया ना। टोटल प्रोडक्शन, भारत के टोटल प्रोडक्शन का ये हाफ जो प्रोडक्शन जो होता है वो उड़ीसा से होता है बॉक्साइट का, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। गुजरात में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जहाँ से जो है बॉक्साइट का 15% अधिक उत्पादन करता है। और देश का सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक देश है वो छत्तीसगढ़। कोयला हमें छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम्स में इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो गुजरात इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट एंड द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग एरिया इन द कंट्री इज छत्तीसगढ़। तो ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात सेकंड में है बॉक्साइट में, लेकिन कोल का जो कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है। द प्लेटो रिचेस्ट इन मिनरल्स इन इंडिया इज छोटा नागपुर पठार। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं कि स्टील के निर्माण में किस कच्चे माल की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। Which of the following raw material is required in the largest quantity in manufacture of steel? जो स्टूडेंट इसका आंसर जानते हैं तो वो आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कोयला जो है वो स्टील के निर्माण में इम्पोर्टेंट होता है। तो 1 टन स्टील के निर्माण के लिए और भी आवश्यकता होती है, और सबसे ज़्यादा हमें कोयले की आवश्यकता होती है। एक स्टील का निर्माण करने के लिए हमें जो अन्य धातु की आवश्यकता होती है वो है 8 टन कोयला, 4 टन लोहा की और 1 टन चूना पत्थर की हमें आवश्यकता होती है।
The correct answer is coal. The coal is used in manufacturing of steel, and the other important points are to manufacture steel. So 1 ton of steel, the following are needed: 8 tons of coal, 4 tons of iron, and 1 ton of limestone. तो जो हमारा लाइमस्टोन है इसको चूना पत्थर बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमें आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं आपके लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, स्टील मेकिंग में जो है लोहा और स्क्रैप से जो स्टील बनाने की प्रक्रिया है, इसमें जो इस्पात निर्माण में कच्चे लोहे से नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और अतिरिक्त कार्बन जैसी अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो एक मेटेलिक मिनरल्स होता है उसमें अन्य धातुएं भी मिली हुई होती हैं। तो एक जब कोई हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, तो हम उनमें से जो अन्य मेटल्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो स्टील अलग अलग प्रकार के स्टील का निर्माण करने के लिए हम जो है क्या क्या इस्तेमाल करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आप याद रखना स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर। तो जो स्टील बनाने के लिए हम मैग्नीज, निकल, क्रोमियम और वेनेडियम जैसी मिश्रित धातु को जोड़ा जाता है। ये अलग अलग जो धातु होती हैं और इनको मिलाकर जो है हम अलग अलग प्रकार के स्टीलों का निर्माण कर सकते हैं। स्टील मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम आयरन एंड स्क्रैप। तो जो लोहा होता है हमारे पास उससे हम स्टील बनाते हैं। And in steel making process in which impurities are taken out such as nitrogen, silicon, phosphorus, sulfur, excess carbon are removed from the raw iron। तो जब हम जो raw iron होता है उससे हम जब ये बाकी के मेटलिक नाइट्रोजन, सिलिकॉन को जब हम उनसे रिमूव करते हैं तो इस तरीके से हम स्टील का निर्माण करते हैं। और if we want to make different types of steel, so we can use manganese, nickel, chromium and vanadium। so by using this we can make different types of steel। तो ये है। तो तरल स्टील से निकलने वाले उत्पादों की गुणवत्ता निश्चित करने के लिए हम जो स्टील में जो अन्य प्रकार की नेचुरल गैसें होती हैं उनको निकाल देते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसको अशुद्धियों को उसमें से निकाल देते हैं। यानी हमको स्टील को जितना अच्छे क्वालिटी का बनाना है तो हम उनमें से जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन गैसों को भी जो है निकाल देते हैं। और भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? किसी को आंसर पता है तो लिख सकते हैं। तो जो लिग्नाइट होता है इसको हम भूरा कोयला कहा जाता है। कोयले की अलग अलग 4 कैटेगरीज होती हैं। उच्चतम जो पहली श्रेणी होती है, कोयले की भी बहुत सारी जो श्रेणियां होती हैं वो देख लीजिए आप, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी होती है उसको जो है एंथ्रेसाइट कहा जाता है। एंथ्रेसाइट जो होता है कठोर होता है और काला बहुत ज़्यादा काला होता है। इस कोयले में उच्च प्रतिशत निश्चित कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट कोयले के बीच जो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। अमेरिका में बिजली उत्पादन और स्टील बनाने के लिए जो है जो एंथ्रेसाइट कोयल है इसी का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले में उच्च ताप होता है, तो बिजली उत्पादन के लिए कोयले का इस्तेमाल, स्टील बनाने के लिए जो कोल का इस्तेमाल अमेरिका में भी किया जाता है।
और बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है उसका नाम है एंथ्रेसाइट। तो नेक्स्ट है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। लिग्नाइट कोल इज नोन एज ब्राउन कोल। तो ये एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज asked in exam. The coal can be divided into 4 categories ranks. The highest rank of coal is anthracite, is hard, which is hard, brittle and black coal. A high percentage of fixed carbon is found in this coal, and in America this coal is used for electricity generation and steel making, and this coal has a high heating point. So this coal has a high heating point. So these are some important facts about the anthracite coal. जो कोयला चमकदार नहीं होता वह सब बिटुमिनस कोयला कहलाता है। तो जो चमकदार नहीं है वो सब बिटुमिनस कोयला कहलाता है, और इसे कोयले की तीसरी श्रेणी के रूप में जो है बांटा जा सकता है। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है, और यह चौथा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो है जो होता है सब बिटुमिनस, तो पहले होता है एंथ्रेसाइट, फिर जो आपने देखा वो होता है बिटुमिनस, और उसके बाद जो थर्ड आता है सब बिटुमिनस, वो कोयले की थर्ड कैटेगरी होती है। और जो फोर्थ कैटेगरी होती है उसको ब्राउन कोल या लिग्नाइट कोयला भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, उच्च नमी सामग्री इस कोयले की विशेषता है। जो ये लिग्नाइट कोयला होता है जिसको भूरा कोयला हिंदी में कहते हैं, तो इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि इसमें जो है लो टेम्परेचर पॉइंट होता है, और इसमें उच्च नमी इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। देश में जो क्रोमाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है 90%, और इसका उपयोग जो है डिसोडियम के उत्पादन के लिए किया जाता है। और क्रोमाइट का इस्तेमाल जो है स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में किया जाता है। क्रोमाइट हमें उड़ीसा से प्राप्त होता है। तो Odisha contributes around 90% of the total production of chromite in the country, and it is used for the purpose of production of disodium that is necessary for production of stainless steel. तो क्रोमाइट का यूज होता है डिसोडियम बनाने के लिए, एंड डिसोडियम इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो स्टूडेंट्स ये था ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए शामिल किया है, ताकि आप कंसेप्ट के साथ आपको ये भी समझ में आए कि एग्जाम्स में जो है किस तरीके से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, और आपकी एक बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी हो जाए। तो इसलिए जो है मैं हर दिन जो है आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आती हूँ जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। उन्हीं टॉपिक को हम जो आपके लिए लेके आते हैं, और इसमें आपको जो है ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिक है जो है 1 बाय 1 आपको जो है डेली करवाए जा रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो यूट्यूब चैनल पे जाइए, और आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा फिलर फॉर्म चैनल। फिलर फॉर्म चैनल लिखिए यहाँ पे सर्च बॉक्स में, और फिर आप वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट में जाइए, और यहाँ पर आपको जो है मेरी जो है 40 से ऊपर क्लासेस, 40 से ऊपर जो क्लासेस देखने को मिलेंगी। और ये पूरी CTET और HTET, PGT हिस्ट्री से रिलेटेड है, और CTET से रिलेटेड है, सोशल साइंस स्टडीज से रिलेटेड है। मैंने कंसेप्ट के साथ साथ आपको जो है MCQ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई है। तो आप जो है मेरी प्रीवियस क्लासेस को जाके देखिए प्लेलिस्ट में, और बाय वर्षा के नाम से आपको मिल जाएंगी, सोशल स्टडीज बाय वर्षा, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मौलिक अधिकार है जो उसमें पहले आपको
क्लास देखने को मिलेगी सिविक्स की। तो मौलिक अधिकार, तो बाकी आप क्लासेस सभी देखिए, इससे आपको जो है हर एक कंसेप्ट के ऊपर आपकी पकड़ मजबूत होगी। तो जो स्टूडेंट्स रेगुलर रहेंगे वो उतनी जल्दी अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स रेगुलर रहेंगे उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। तो स्टूडेंट्स कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो क्लास को लाइक कर दीजिए और फिलर को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि हमारी जो क्लास है ये 9 बजे डेली होती है, मंडे टू सैटरडे। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8233651148 पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो आपकी कोई भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर।